नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? सभी लोग बताएंगे कैसे हैं। रीना, इंद्रेश यादव, गुड आफ्टरनून बच्चे। अमोन दीप, जय हिंद भाई, जय हिंद। दुर्गेश, चलिए। शैलेश, निकिता, वंजारा, पुनीत वर्मा, शिवा, हर्ष तिवारी, कविता, परिहार, मोहित, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चों? सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को गुड आफ्टरनून। महेश, महेंद्र, सोनिया, हार्दिक, गिरधारी, अमित, टीनू, चलो नमस्ते भाई, नमस्ते। रीना, नमस्ते बच्चे, जय हिंद। वेरी गुड आफ्टरनून। गौरव, खुशबू, गुलाब सिंह यादव, आयुष, पूर्वी, मुलायम सिंह यादव, संगीत, संजीत, इंद्रेश, जयंत, शिवम, अभिषेक, कार्तिक। तो प्यारे बच्चे अच्छे हैं, बढ़िया एकदम। वर्षा, चलो तो चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। आज हमारा चौथा पार्ट है ना। और हमने जो पढ़ा अब तक, अव्ययी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास के भेद जाने, और खाने पीने की जो पदार्थ है बेटा, जैसे कि दही बड़ा, उसके बारे में जाना है ना। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो उनके बारे में हमने समझ लिया, जान लिया, है ना अच्छे से। कारक की 6 विभक्ति तत्पुरुष समास में प्रयोग की जाती है। और अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? वो प्यारे दोस्तों आपका अव्यय होता है, उपसर्ग रूपी होता है। जिसके सामने वो पद लगे मिलते हैं, उनको हम देख कर ही पहचान लेते हैं कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना? किशन यादव, किशन गुजर, चलो भाई। तो विक्रम, पवन, आदित्य, सुजीत, अनुपम, सभी लोग आ जाइए भैया, चलते हैं क्लास में आगे। आओ प्यारे बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, समास। और क्लास है बच्चों हमारी नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, 2 भेद हम पढ़ चुके हैं। तीसरा भेद होता है हमारा जो प्यारे बच्चे कर्मधारय समास है ना। ठीक है बच्चों, तो तीसरा भेद डालेंगे हम लोग, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, हाँ। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी, लिखिएगा। जिस समास में पूर्व पद, लिखेंगे बेटा, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेष्य होता है और समास विग्रह करने पर, और समास विग्रह समास विग्रह करने पर है जो, ठीक है बेटा, जब समास का विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? है जो के समान, के समान आता है। वह समास कर्मधारय समास होता है। ठीक है बच्चों, वह समास कर्मधारय समास होता है। ठीक है बेटा, वह समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है।
ठीक है। शिवम सिंह, कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? बेटा इस चीज को आप परेशान ना हो, कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था परसों मैं क्लास ले ली थी, वरना मैं परसों छुट्टी रखता, ठीक है। कल जो मेरा वो परसों वाला काम था वो कल हुआ था, इसलिए बच्चों मैंने कल छुट्टी रखी थी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अब बार बार मैसेज नहीं करना है, ठीक है। चलो, कल क्लास नहीं हुई थी बच्चा, याद रखेंगे सब लोग। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण में मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, कमल नयन। कमल नयन, ठीक है बेटा। तो ये जो नयन है इनको मैंने कैसा बताया है? कमल के जैसा, ठीक है। क्लियर है ना? ठीक है बच्चों। तो बेटा इसका समास विग्रह कैसे करेंगे आप लोग? कैसे करेंगे बेटा? कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, मतलब नयन को कैसा बता दिया? कमल के जैसा बता दिया, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, महाकवि। महाकवि, ठीक है बच्चों। तो महान है जो कवि, ठीक है बच्चों। मैंने कहा महान है जो कवि, वो है बेटा महाकवि। फिर आगे नंबर तीसरा लिखा है बच्चों मैंने, चरण। चरण कमल, ठीक है। कमल के समान चरण, ठीक है। इतने सुंदर चरण है इसे कमल की पंखड़ी, तो लिख देंगे आप लोग, कमल के समान चरण। कमल के समान चरण, ठीक है बेटा। क्लियर है ना? तो मैंने लिखा प्रिय सखा, है ना। जैसे आपकी कोई सहेली होती है तो उसे आप प्रिय सखा बोल सकते हैं, प्रिय सखा। तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग इसका समास विग्रह? प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, वो बोला जाएगा बेटा प्रिय सखा। मैंने कहा बेटा परमेश्वर। परमेश्वर, तो बेटा परम है जो ईश्वर। परम है जो ईश्वर, ठीक है। वो कौन है? परमेश्वर, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। तो बात समझ में आई? बोलो बच्चों। जैसे बेटा मैंने कहा लोह पुरुष, नंबर 6 मैंने कहा प्यारे बच्चे लोह पुरुष, तो बेटा कैसे करेंगे आप इसका समास विग्रह? लोह रूपी पुरुष, जो लोह के समान है, लोह रूपी पुरुष, ठीक है बच्चों। क्लियर है ना? तो प्यारे दोस्त इसी तरह से आप लोग, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा का पुरुष, तो बेटा इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, वो है का पुरुष। नंबर 8 बच्चों मैंने लिखा एक सामने आपके, जैसे प्यारे बच्चे मैंने कहा महाकाल, महान है जो काल, ठीक है ना। महाकाल, उज्जैन जाओगे तो कभी मध्य प्रदेश में आपको महाकाल मंदिर के दर्शन होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसका समास वगैरह कैसे करेंगे? महान है जो काल, वो बोला जाएगा बेटा महाकाल। नंबर 9 प्यारे बच्चों मैंने कहा मृग नैनी, मृग के समान नैन वाली, है ना, मृग नैनी। तो कैसे करेंगे आप? मृग के समान, मृग की आंख जैसी मोटी होती है ना, तो बेटा मृग के समान नयनों वाली, मृग के समान नयनों वाली, ठीक है ना। और बेटा 10वां एक एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री,
प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, वही तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अलग पद थोड़ी होता है, मंत्रियों में से तो एक व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो बेटा प्रधान है जो मंत्री, ठीक है ना, वो है बेटे बच्चों प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च, तो आप कहेंगे बेटा आपने मिर्च को कैसा रंग दे दिया? काली, काली मिर्च। तो बेटा मिर्च को आपने कैसा बता दिया? काली बता दिया। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, उसे कहेंगे आप लोग काली मिर्च। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए क्लियर है ना? कर दोगे बच्चों? जैसे बेटा एक घनश्याम बोला मैंने, घन के समान श्याम, ठीक है ना, तो बेटा घनश्याम, जैसे घनश्याम घन के समान श्याम, ये भी बेटा आपका कर्मधारय समास ही होता है। और देखो यहां पर भी एक बात बताऊंगा आपको, ये 11 नंबर हो गया, ये 12 हो गया। घन श्याम, क्या बोलेंगे बच्चों? घनश्याम। तो आप इसका समास विग्रह करेंगे घन के समान श्याम। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी घनश्याम तो कृष्ण भगवान को बोला जाता है, लेकिन बेटा यहां पर हम समान कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर समान कर रहे हैं उसको। ठीक है बेटा, लोह रूपी पुरुष को मैंने लोह रूपी, जैसे लोह के रूप जैसा पुरुष है वो लोह पुरुष है ना, या लोह के समान पुरुष नहीं बोलेंगे उसे, है ना, लेकिन आप बोल सकते हैं इसे लोह पुरुष, इतना मजबूत शरीर है उसका जिसे लोह पुरुष होता है। बेटा काली मिर्च, खुशबू एक बात बताओ, अब मैंने मिर्च को रंग दिया है काला, तो मैंने मिर्च की विशेषता बताई है ना, मैंने लिख दिया लाल मिर्च। बोलो, मैंने बच्चों आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया लाल मिर्च, तो बेटा लाल मिर्च मैंने, इसमें भी तो आप कैसे कह देंगे खाने वाली चीजें, तो खाने वाली चीजें तो एक मसाला है बेटा, इस मसाले की मिर्च को मैंने लाल बता दिया, उसका रंग बताया है पहले मैंने, ठीक है ना, बोलो। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे बेटा सवालों के जवाब यहां नहीं, सवालों के जवाब क्लास में नहीं मिलेंगे आपको, आप क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं बेटा, फिर उनकी क्लास सिलेबस पूरा भी तो कराना है मुझे, तुम्हारे सवाल जवाब तो होते ही रहेंगे यहां पर। ठीक है, चलो तो बच्चों 15 कर देता हूं। मैंने लिखा बेटा एक एग्जाम्पल आपके सामने, सत धर्म, सच्चा है जो धर्म, या सत्य है जो धर्म, है जो धर्म। ठीक है बच्चों, नंबर 14 और नंबर 15 एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए। मैंने लिखा बेटा नरसिंह, नर रूपी सिंह, मनुष्य जैसा एक शेर है, ठीक है, नर सिंह, तो इसको भी बच्चों मैंने उसी तरह तोड़ा, नर रूपी, नर के जैसा बताया है शेर को, नर रूपी सिंह। ठीक है भाई, अब ये 6 वाला जो डाउट था अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहां से। ठीक है, अब मैंने उसके जैसे 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है, कुछ इसमें क्या होते हैं, हमारे अपवाद होते हैं, ठीक है ना बेटा। राजेंद्र उनकी आवश्यक, रविंद्र उनको मत पढ़ना, अपवाद भी लिख लीजिए बेटा, मैं अपवाद बताता हूं जो नियम को फॉलो नहीं करते और वो इसमें बोले जाते, ठीक है। जैसे मैंने कहा महावीर, महावीर महान है जो वीर, वैसे महावीर बजरंगबली को भी बोल देते है ना, याद रखना। घन का अर्थ क्या होता है? घन का अर्थ होता है बेटा काला, जैसे बादल की तरह काला, ठीक है। तो बेटा महान है जो वीर, महान है जो वीर, ठीक है बेटा, महावीर याद रखना, इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने कहा श्वेतांबर, तो बच्चों आप कहेंगे श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, ठीक है, श्वेतांबर। और बेटा एक तीसरा समास होता है हमारा नीलकंठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताऊंगा मैं आपको।
इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला हमारा उदाहरण। तो बच्चों जब हम कंठ की विशेषता बताते हैं, नीला है जो कंठ वो नीलकंठ है, ठीक है ना, नीला है जो कंठ। तो हमने यदि कंठ को नीला कहा है तो बेटा नीला इसकी विशेषता है, इसका विशेषण है, ठीक है ना। नीला क्या है बच्चों, विशेषण, और कंठ क्या है मेरे बच्चे, विशेष्य। मैंने बताया पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है मेरे भाई। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है, क्लियर है ना। तो बेटा ये तरीके से आपको इस तरह से अपवाद में ध्यान रखनी है शब्द, है ना। इसमें आपको महात्मा एक शब्द मिलेगा, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, महान है जो आत्मा, महात्मा, ऐसे शब्द, ठीक है बेटा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, सज्जन, सज्जन, तो सच्चा है जो जन, सत्य है जो जन, है ना। याद रखेंगे बच्चे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सज्जन, ऐसी एक शब्द पूछ लिया जाता है बेटा आपसे, लाल मणि, लाल है जो मणि। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा में याद रखना, ठीक है। ठीक है बेटा, प्रियंक पढ़ ले मेरे दोस्त, नाम बुलवाने में कुछ नहीं रखा, नाम तो जिंदगी भर तेरा नाम बोला जाएगा यदि नौकरी लग गई, है ना। यदि नौकरी नहीं मिली ना तो मेरे दोस्त कोई नाम लेने वाला नहीं है। हाँ बेटा विवेक, पीतांबर, पीतांबर जो अंबर की विशेषता बता रहा है, उसके रंग की केवल पीला कह रहा है, तो बच्चों उसे आप कह रहे हैं पीतांबर, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा, अंबर की विशेषता रंग से बता रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है ना, याद रखना। तो मेरे दोस्त यदि नौकरी नहीं मिली तो नाम तो लेने वाला कोई नाम तो नाम मुंह से नहीं बोलेगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि एक क्वेश्चन जो मैंने नीलकंठ वाला लिखा है, ये पेपर में बहुत बार आता है और बहुत बच्चे पेपर में परेशान होते हैं। नीलकंठ में समास बताओ, ऐसे पूछेगा, नीलकंठ में समास बताओ, ऐसे। इस क्वेश्चन को बेटा जरूर ध्यान रखना, ये मैं आपको दोहरा रहा हूं साथ के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपको ए मिलेगा, कर्मधारय, ठीक है ना बेटा, ये बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आपको द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा बेटा बहुव्रीहि, ठीक है, ये समास अच्छे से ध्यान रखना, और डी मिलेगा बेटा तत्पुरुष। अब तुम्हें ध्यान रखना है कौन सा बताना है। अब तुम्हें जब दोनों आंसर एक ही पेपर में मिलते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, वो क्या बात ध्यान याद रखनी होगी, यदि ये दोनों विकल्प आपके पेपर में आते हैं तो पहले आपको बेटा बहुव्रीहि को वरीयता देनी होती है, कर्मधारय को वरीयता मत देना, ठीक है। हाँ बेटा अनीता चौहान, ये अपवाद जो होते हैं बहुव्रीहि में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ हम क्या करते हैं, यदि हम विशेषता के रूप में जानते हैं, यदि बहुव्रीहि आपको एग्जाम वो ना दे, विकल्प आंसर में ना मिले तो आप कर्मधारय लगा देना, और यदि बहुव्रीहि मिले एग्जाम उसमें आंसर में तो बहुव्रीहि को लगाना, कर्मधारय को मत लगाना, है ना, बस, ठीक है ना बच्चों, ये चीज याद रखनी है। यदि बेटा यहां पर आपको अव्यय भाव मिल जाता, अव्ययी भाव समास मिल जाता, तो बच्चों फिर आप कर्मधारय लगा सकते थे, लेकिन जब बहुव्रीहि दिया हुआ हो आपको उत्तर में, आंसर में, तो बहुव्रीहि लगाना, कर्मधारय मत लगाना। और यदि बहुव्रीहि की जगह कोई भी मिले, अन्य कोई मिल जाए, तब आप लगा देना, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो बच्चों ये चीज अपवाद में ध्यान रखेंगे। अंबर का मतलब होता है बेटा कपड़ा, पीला है जो अंबर, है ना, वो तो क्या है, कपड़े की सिर्फ विशेषता बताई है। और पीतांबर कौन धारण करते थे, पीले वस्त्र भगवान कृष्ण जी भी धारण करते थे, इसलिए यदि पीतांबर वैसे मिलेगा तो फिर आप बहुव्रीहि को लगाएंगे, है ना। लेकिन ये वाला समास सबसे ज्यादा आता है, वो पीतांबर ऐसे देता नहीं है बहुत ज्यादा, वो इसीलिए नहीं देता, बच्चा बिगर फालतू में डिस्टर्ब होगा, बिगर फालतू में परेशान करेगा अपने आप को भी और मुझे भी, तो वो आंसर वही रखता है कर्मधारय में जो कर्मधारय के होते हैं, लेकिन इस समास को जरूर रख देता है कभी कभी फंसाने के लिए,
ठीक है, याद रखना। हाँ, इसलिए तो नहीं, क्योंकि बेटा यदि यहां कंठ की विशेषता बताएगा तो कर्मधारय मानेगा, और नीला है कंठ जिसका, वो भगवान शिव की तरफ चला गया तो फिर बहुव्रीहि की तरफ आ जाएगा, एक विशेष आ जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड, ये बात बच्चों याद रखना बहुत अच्छे से। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चे, नंबर हम नेक्स्ट डालते हैं, नंबर चौथा भेद है हमारा जो होता है बेटा द्विगु समास। ठीक है, नंबर 4 डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बेटा ये भी लिख देना, विशेष करके इसके ऊपर लिख देता हूं, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कभी कोई पूछने लग जाए कि बताइए कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी आप विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखोगे सभी लोग ना। चलिए अब आते हैं बेटा नंबर 4 की तरफ। चलो नंबर 4, तो नंबर 4 डालेंगे बेटा द्विगु समास। नंबर 4 डालेंगे बेटा द्विगु समास। लिखेंगे इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। लिखो बच्चों, बिल्कुल सीधी सी पहचान आपको याद रखनी है, इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है ना बच्चों, संख्यावाचक होता है। ठीक है बेटा, इसे मैं कोष्टक में बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। संख्यावाचक होता है और यह समास किसी समूह व समुदाय का, किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, समुदाय का बोध कराता है। ठीक है बच्चों, किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज मिली, वो आपस में मिलकर के एक समूह बन जाएगा, एक समुदाय बन जाएगा। जैसे आप 4 लोग, 4 दोस्त आपस में मिले, ठीक है, तो आप सारे दोस्तों की क्या बन गई बेटा, एक चौकड़ी बन गई। कहते हैं ये चौकड़ी कहां जा रही है, इसको रोको, ये लड़के, चारों लड़के साथ रहते हैं, ये शैतानी करते हैं, इनको रोकिएगा। तो चौकड़ी का मतलब एक समूह बन गया आप 4 दोस्तों का। ठीक है, याद रखना। तो प्यारे बच्चे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आइए इसके उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, आप समझेंगे। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, चौराहा। चौराहा, तो चौराहा में 4 का बोध करा रहा है ना, बोलो बेटा। चौराहा शब्द में 4 राहों का बोध हो रहा है बेटा। जैसे एक बात सुनो, एक राह इधर से आ रहा है, एक राह इधर से आ रहा है, एक राह इधर से आ रहा है। राह माने रास्ता है ना बेटा, एक राह इधर से आ रहा है, तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो ये सब का चारों का मिलकर क्या बन गया, एक चौराहा बन गया। ठीक है ना। अपवाद का कैसे पता चलेगा दीपक बेटा, वो अपवाद का ऐसे पता चलेगा, यदि वो बहुव्रीहि समास आपको उत्तर में नहीं देगा तो आप सीधा सा लगा देंगे कर्मधारय, और यदि उसने बहुव्रीहि दिया हुआ है तो फिर तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया नहीं है। दिमाग आपका पीछे हुआ है क्या बेटा, आगे है। आगे रखो दिमाग को, है ना, क्योंकि दिमाग मेरे आपका आगे रहेगा तो जल्दी पकड़ोगे चीज़ों को, है ना। वरना पीछे वाला दिमाग, जो नाना पाटेकर वाला दिमाग है ना, पीछे वाला, वो लेट पकड़ता है चीज़ों को, है ना। कैसे पता चलेगा, वो ऐसे ही पता चलेगा। जैसे मान लीजिए उसने पीताम्बर दे दिया और आपको 4 विकल्प दे दिए, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास, तत्पुरुष, तो आप लगाएंगे बहुव्रीहि। यदि बहुव्रीहि आपके आंसर में नहीं है तो आप कर्मधारय लगा दो, बस इतनी सी बात है यार दीपक। ठीक है, तो बेटा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह जो होता है बच्चों, उसे कहा जाता है बेटा चौराहा। आपके गांव में भी होगा चौराहा, ठीक है ना बच्चे। आपके गांव में भी होगा, आपके जिस शहर में रहते हो वहां भी होगा, आपके
गली के किसी बाहर निकल के भी हो सकता है ना दोस्त। चौराहा। तो बेटा मैंने कहा दोपहर, दोपहर है ना बच्चों। मैंने कहा नवरात्रि या नवरात्रि लीजिए, ठीक है। बोलो बच्चों, मैंने कहा बच्चे आपके सामने तिरंगा, तिरंगा, ठीक है। मैंने कहा नंबर 5 बेटा त्रिवेणी, त्रिवेणी। और नंबर 6 कोई अच्छा सा शब्द लेंगे बच्चों, मैंने कहा चवन्नी, 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 ठीक है। चवन्नी देखिए 1 रुपए का जो चौथा हिस्सा होता है ना, बिल्कुल ठीक है बच्चों। और बेटा जैसे 3 फलों का रस लेने के लिए जाते हैं आप लोग, तो आप कहते हैं पापा को त्रिफला रस मंगाया है, पापा को मुझे त्रिफला रस लेकर जाना है ना बेटा। त्रिफला 3 फलों का एक समाहार बन गया, वो रस बन गया, ठीक है। वेरी गुड। तो आइए बच्चों, तो कैसे करेंगे आप लोग, 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह, ठीक है बेटा। वो क्या है, 2 पहर, 2 पहर मिले एक समूह बन गया, 2 का बन के 1, तो बच्चों सीधा सा हो गया तिंगु समास। नवरात्रि 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। बोलो बच्चों, क्लियर है ना, 9 रातों का समूह, ठीक है बेटा। मैंने कहा नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है ना। सर त्रिनेत्र, बेटा त्रिनेत्र बहुवीरी नहीं होता है। त्रिनेत्र 3 नेत्र किसके हैं, भगवान शिव के हैं। वो तो एक विशेष हो गया रूप, जो एक विशेष रूप मिल जाए उसको द्विगुमत कहना है ना, याद रखना। चलो तिरंगा 3 रंगों का समूह। आप जानते सारी बातें हैं, लेकिन आप 3 रंगों का, लेकिन आप मेरे मुंह से उस बात को कहलवाना चाहते हैं, रंगों का समूह, ठीक है। त्रिवेणी, त्रिवेणी किसे कहते हैं, 3 वेणी का मतलब होता है नदी, 5 वट मतलब बेटा मनीषा 5 वृक्षों का जो समूह होता है वो पंचवटी होता है। 3 वेणियों का समूह, वेणियों का समूह। जैसे आपने देखा होगा त्रिवेणी कहां है, प्रयागराज गए हैं कभी बेटा रीना। तत्पुरुष समास में आप वो हैं, तत्पुरुष में तो कारक की विभक्ति याद रखो, कारक की विभक्ति के अनुसार तोड़िएगा, ठीक है। और कर्मधारय में तो आपको क्या करना है, कर्मधारय में पहला वाला जो पद होगा उसकी विशेषता बता रहा होगा दूसरे वाले को। जैसे मैंने कहा काली लड़की, एक मैंने शब्द बोला काली लड़की, तो काली लड़की किसे कह रहे हैं, लड़की को मैंने काली कह दिया, बस वो उसकी विशेषता बता रहा है, काला रंग जो है, और लड़की है ही लड़की, बेटा ऐसे याद रखो, ठीक है। चवन्नी 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह, ठीक है। मैंने कहा त्रिफला 3 फलों का समूह, ठीक है, 3 फलों का समूह, ऐसे, ठीक है ना। बोलो हाँ बेटा अन्नू पटेल, बिल्कुल। गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियां एक जगह मिली हैं तो त्रिवेणी हो गई, तीनों का एक समूह हो गया। इलाहाबाद, प्रयागराज, मोहम्मद नबी बेटा इलाहाबाद नहीं रहा उसका नाम, अब प्रयागराज बोलना कभी बोले, है ना, नाम बदल गया है, ठीक है। वेरी गुड। बताइए, जैसे बच्चों आपके घर में देखते होंगे आप लोग, तो एक तिकोना होता है, तो मैंने शब्द लिखा, मैंने एक शब्द लिखा बच्चे तिकोना, नंबर 8 लिखा मैंने बच्चों तिकोना। तो तिकोना किसे कहोगे, 3 कोनों का समूह, जो 3 कोनों का समूह होता है। जैसे मान लीजिए मैंने त्रिभुज बोला, तो 3 भुजाओं का समूह है ना, 3 कोने हैं उनको मैंने 3, बेटा त्रिशूल में कोई गौरव समूह बनता है, त्रिशूल तो एक विशेष अपने आप में होता है यार। त्रिशूल को 3 चीजों से मिलकर बना है, तीनों से बताना जरा 3 कौन कौन सी हैं। शब्द लिखने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि ये तो समूह है, नहीं तो वस्तु एक प्रॉपर चीज है, एक विशेष चीज है यार, ठीक है ना। तो बेटा 3 कोनों का समूह,
थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे ना बेटा, तीन कोनों का समूह। ठीक है, ऐसी बेटा नंबर 9 त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, है ना बच्चे? बोलो, बोलिए बच्चे। त्रिगुण, त्रिगुण हो सकता है, तीन गुणों का समूह, त्रिगुण, त्रिगुण। ऐसे शब्द लाइए जिसका एक समूह बन जाए। ठीक है, बोलो। जैसे मैंने कहा अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, है ना, 8 अध्यायों का समूह। प्यारे बच्चे, मैंने कहा सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्ताह। ठीक है, ऐसे शब्द लाइएगा जो आपको एकदम पकड़ में आ जाए। सप्ताह हो गया, और इसे 13 नंबर शब्द लिखूंगा, पंचवटी लिख देता हूं, पंचवटी। पंचवटी के पंचवटी में कौन सा समास है? 5 वटों का समास है। मैंने कहा बेटा तिरुभवन, 14 नंबर मैंने लिखा तिरुभवन। क्या बोला बेटा? तिरुभुवन, कि 3 भवनों का समूह। ठीक है, ऐसे याद रखो बस। ठीक है, जैसे अब बारिश चल रही है तो 4 मास ऐसे हैं जो बारिश होगी, जिसे चौमासा कहते हैं। ठीक है, चौमासा। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे शब्द लाओ निकाल करके आप लोग अपने दिमाग से। छमाही कह दो, 6 माहों का समूह, छमाही, है ना? ऐसे बोलो। तिमाही, 3 माहों का समूह, तिमाही, द्विगु समास है। सिंपल सी बात है यार, पहला पद संख्या होनी चाहिए और वह किसी समूह के द्वारा वो किसी समूह का बोध करा रही हो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चतुर्भुज, 4 भुजाएं तो भगवान विष्णु की हो जाती हैं, है ना? ठीक है ना। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, पंचम। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ऐसे शब्द लिखो। ठीक है ना बच्चों? तो जैसे आपने कहा मेरे बच्चे, क्या बोला आपने? कहा बेटा त्रिभुज हो गया, और मैं कहूं तो बेटा नवरात्रि और त्रिशूल, त्रिशूल 3 शूलों का समूह। जो गौरव बेटा आप बोले हो त्रिशूल, 3 शूलों का समूह कहकर के, 3 शूल होती है ना, रुक जाइए, ये तुम्हारा वो चल रहा है, जैसे 1 ऐसे, ऐसे। तो ऐसे यदि मैं कहूं 3 शूलों को कहूं, ये शूल होती है बेटा जो उसमें जो धारदार वो होती है, जो चुभ सकती हैं। तो त्रिशूल में इसके अनुसार हमारा भगवान शिव वाला जो बेटा ये वो है ना, इसके अनुसार हम इसे कह सकते हैं त्रिशूल, ले लेंगे त्रिशूल को। चलो अब गौरव भाई तुम्हारा एग्जाम्पल भी आ गया, लीजिए त्रिशूल। ठीक है, जैसे भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल एक माना कि एक विशेष रूप लेता है, लेकिन वह उसमें 3 शूल का मतलब है 3 शूल जो निकली होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग की जाती है ना? बिल्कुल। गिनती से ध्यान तो रखना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आप किसी समूह का बोध कर रहे हो। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, है ना बच्चों? नवग्रह। ठीक है बेटा, इतने सारे एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए, इसमें से आपको मैं मानता हूं कि ऐसे तो निकलना नहीं चाहिए, कोई ना कोई तो आपको एग्जाम्पल यूं ही धरा मिलेगा। ठीक है बेटा, मैंने कहा सप्तसती। ठीक है, सप्तसती तो 7 सैकड़ों का समूह, सप्तसती। ठीक है, सप्तसती। ठीक है बच्चों, इसे आप कैसे करेंगे? विग्रह, 7 सैकड़ों का समूह। ठीक है ना। अब बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पंजाब में भी तो त्रिभुज समास होता है। पंजाब 5 आबों का जो एक स्थान है ना? लेकिन बेटा 5 वे जो 5 आब है ना, जो नदियां बहती हैं 5, वो एक विशेष राज्य में बहती हैं, पंजाब में, है ना? तो जिसको लेकर के यह समास बहुव्रीहि समास में माना हुआ है ना? हाँ बेटा, नवरात्रि नवरात्रियों का समूह नहीं हो गया, इसमें क्या पूछना है? ये तो आपको पहले से ही पता है। तो बच्चों आप कहेंगे 5 आबों की भूमि, ये एक विशेष रूप लेगी। देखो बेटा, इसको मैं अपवाद लिखूंगा, 5 आबों की भूमि। जो 5 आबों की जो भूमि है वो तो बेटा एक ही है ना पूरे संसार में। कौन सी है वो?
5 नदियां किस राज्य में बहती हैं हमारे भारत के? किस में बहती हैं? सिर्फ पंजाब में बहती हैं। तो बेटा पंजाब एक विशेष राज्य है या नहीं है? पंजाब राज्य है, विशेष नहीं है बेटा। तो इसमें हम बहुव्रीहि को जाएंगे, ना कि हम इस पर जाएंगे। ये याद रखना बच्चों आप लोग, क्योंकि एक विशेष राज्य है पंजाब। नहीं तो आप बताओ, उड़ीसा में बहती हैं, वेस्ट बंगाल में बहती हैं, असम में बहती हैं, त्रिपुरा में बहती हैं, उत्तर प्रदेश में बहती हैं, दिल्ली में बहती हैं, कहीं बहती हैं 5 नदियां? सिर्फ एक राज्य पंजाब में बहती हैं, तो वो विशेष राज्य होगा, है ना। और जो विशेष होता है वो बेटा किसकी तरफ जाता है प्यारे बच्चों? बहुव्रीहि की तरफ। ठीक है। त्रिवेद, 3 वेदों का समूह त्रिवेद हो गया। चलो भाई, अब इसको आप अच्छे से इस प्रकार डिसाइड कर लेना भैया, है ना। 3 वेदों का समूह, वेरी गुड। अब मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम्पल मेरे मुख से बचा हुआ है। अब कोई बच गया है तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना स्वयं भी। ठीक है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता। ठीक है। चलो बेटा, और अब बच्चों एक विशेष बात और याद रखना इसके नीचे, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। विशेष बात आपको क्या याद रखनी है बच्चों? जो हमारी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक, है ना, ये सभी द्विगु समास होते हैं। और बच्चों जो हमारे पूर्णांक हैं, जो हमारे पूर्णांक होते हैं ना, 10 20 30 40 50 60 70 ... ये सभी द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। याद रखना अच्छे से। कभी भी संख्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए कि बताइए 5 में कौन सा समास है, तो आप कह देना द्विगु समास है। बस याद रखेंगे बेटा। तो इनमें सभी में आप क्या बताएंगे? द्विगु समास आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, द्विगु समास। ठीक है भाई। अब तो किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा गिनती से जुड़ा हुआ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब बेटा द्विगु समास हैं। पूर्णांक पूछे 10 20 30 40, लेकिन जिसमें 2 संख्या हो, 12 14 16 15 21 22 24, वो सभी क्या होंगे? वो सभी द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आता है बेटा नंबर 5वां हमारा समास, जो सबसे सुंदर, सबसे साधारण समास होता है, और इस समास को हर बच्चा यूं ही कर देता है चुटकियों में। ठीक है। चलो, आना क्या होता है? आना बेटा आने होते हैं, पहले आने जुड़कर ही पैसे बनते हैं। 4 आने, 8 आने, है ना। अठन्नी जो होती है ना, उसमें आने होते हैं। जैसे 12 आने का 1 रुपया बनता है। जब हम आपके घर में यदि दादी अम्मा हो ना, उनसे पूछना, वो बताएंगे अम्मा आना क्या होता है, दादी ये बताओ आना कौन सी रुपया, कौन सा पैसा होता है। तो आपको वो समझाएंगे कि आना ये होता है बेटा। पहले पुराने जमाने में पैसा नहीं चलता था, इतना बड़ा पैसा थोड़ी था, 500 का नोट थोड़ी था उनके पास तो आनों में रुपया होते थे बच्चों। ठीक है। रिया पटेल बेटा 25 में द्वंद्व समास होगा, यहां बताऊंगा, यहां पर आ जाओ पहले, अभी आगे हमें चलने तो दो, फिर तो क्लियर होगा। चलो आएंगे बच्चे हम लोग द्वंद्व समास की तरफ। डिमोटिवेट नहीं होना यशराज, यार आप किसी से कम थोड़ी हो भाई। डिमोटिवेट वे बच्चे होते हैं जिनकी जिंदगी में जीने का कोई खूबसूरत मकसद ना हो यार। ठीक है, लिखेंगे बच्चों द्वंद्व समास। तुम तो यार यस अच्छे खासे होशियार बच्चे हो, जब भी डिमोटिवेट क्यों होते हो? बस लेकिन जो चीज पढ़ाई जाए उसे एक बार पढ़ा करो अच्छे से। लिखेंगे इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखो। लिख देंगे इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखना। ठीक है। वे एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम भी होते हैं बेटा, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है। हाँ बेटा 4 4 12 आने का 75 पैसा, कविता परिहार सॉरी। ठीक है। 16 आना बराबर 1 रुपया। ठीक है भाई, गणित का मेरा भाई हाथ कमजोर है, क्योंकि मैं गणित का मास्टर तो हूं नहीं,
है ना। अब गणित के मास्टर जी इस बात को बताएंगे, भाई तुम लोग गणित पढ़ते हो इसलिए 16 आना बराबर 1 रुपया, 4 आना बराबर 25 पैसे। ठीक है, चलो। हाँ दिनेश यादव यहां आ जाओ बच्चों। हाँ बेटा होगी क्लास, उदाहरण में आ जाइएगा। तुम जब इस समास को देखते हो तो इसके बीच में क्या क्या मिलता है, आपको पहचान कैसे करोगे इसकी कि ये द्वंद्व समास है, बताओ बच्चा। तो लिख देंगे बेटा, इस समास के अंदर संयोजक चिन्ह पाया जाता है, ये विशेष करके लिख लेना। इस समास के अंदर संयोजक, संयोजक समझते हैं, जैसे कि ये वाला चिन्ह जो है, ये वाला, जिसे बेटा हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह पाया जाता है, पाया जाता है। और कौमा तथा, कौमा अथवा, कौमा या, अथवा कौमा या का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रयोग भी किया जाता है, इस बात को आप विशेष करके याद रखना, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। अब जब मैं समास विग्रह करूंगा तो आपको दिखेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो बता देना द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 भेद। तीनों के 3 भेद आपको अच्छे से याद होंगे। पहला होता है बेटा इतरेत्तर द्वंद्व। कौन सा होता है बच्चों? इतरेत्तर द्वंद्व होता है। दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, चलो आइए बच्चे, तो उदाहरण हमारे हैं, उदाहरण में मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चे पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व, इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा इसके दोनों पद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना। देता राजा श्यामोंड सी, भाई ये तो तुम्हारी बात नाम ही समझ में आ रहा है, ये रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, क्या लिख रहे हो आप? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे दोनों पद अलग अलग रहते हैं। इस समास के दोनों पद अलग होंगे, इतरेत्तर द्वंद्व के दोनों पद अलग होते हैं, अलग होते हैं, है ना। अब देखो इसके उदाहरण में अब आपको बताता हूं इतरेत्तर द्वंद्व की। नंबर 1 बच्चों मैंने लिखा रात, योजक चिन्ह लगाया दिन, या रात दिन। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो आप कैसे समास विग्रह करेंगे इसका? रात और दिन, रात और दिन। अब आपसे ये नहीं पूछेगा इतरेत्तर द्वंद्व का उदाहरण बताओ या समाहार का, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखेगा बेटा वो मां बाप, मां बाप। तो आप कैसे करेंगे? मां और बाप, मां और बाप। ठीक है बेटा। सीताराम, सीता राम। तो आप करेंगे समास विग्रह सीता और राम, दोनों अपने आप में अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सीता और राम। ऐसे ही बच्चों मैंने तीसरा हो गया। चौथा एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, मैंने कहा बेटा छोटा बड़ा। तो आप कहेंगे छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा। ठीक है बच्चों, छोटा और बड़ा, ये ऐसे आप बताएंगे। सूरज और चांद, बिल्कुल ठीक है ना। तो बेटा इतरेत्तर द्वंद्व में आपको एक बात सिर्फ ये याद रखनी है, दोनों पद अलग होते हैं, याद रखेंगे, है ना। वेरी गुड। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे,
जैसे कहेंगे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, और लगाकर आप इसका समास विग्रह कर ही रहे हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है पाया जाता है और, तथा, अथवा, या का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बताएगा, सुख दुख, खाना पीना, जाना आना, माता पिता, चाचा चाची, राधा कृष्ण, सीता राम, दुख सुख, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब विलोम होते हैं, एक दूसरे के बनते हैं, है ना, जमीन आसमान। अब लेकिन इन जो उदाहरण है, मैंने उदाहरणों को आपको 3 भेद इसके बता रहा हूं, इतरेतर द्वंद के रूप में बताया है मैंने, है ना, और बेटा आगे भी बताता हूं, वो आएगा समाहार। समाहार का मतलब क्या होता है, दोनों मिलकर के एक समूह बनाते हैं, दोनों मिलकर के एक समूह का बोध कराते हैं हमें। नंबर दूसरा भेद होता है बेटा समाहार द्वंद, उसके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं, है ना, लिख देंगे, दोनों मिलकर एक समूह बनाते हैं, दोनों पद स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद एक समूह बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और बहुवचन का प्रयोग होता है, और बहुवचन के रूप में आते हैं, बहुवचन के रूप में आते हैं। ठीक है बच्चों, और बहुवचन के रूप में आते हैं। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चे, अरे भैया तुम्हारा घर बार कैसा है, दत्रियोस सायरन मंड है सर मेरा नाम। वेरी गुड मेरे बच्चे, चलो भाई सायरमंड जी आएंगे और इसके भी उदाहरण समझेंगे बेटा। दूसरा जो हमारा समाहार द्वंद होता है, इसके कैसे करेंगे आप लोग, आना जाना, आना जाना, ऐसे, इसके बीच में योजक चिन्ह जरूर आएगा। और जब इसका समास विग्रह करेंगे आप लोग तो कैसे कहेंगे, आना और जाना, बस आना जाना, है ना, घर बार कैसा है भैया, घर पर सब कैसे हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये दो समाहार का बोध करता है, ये दोनों मिलकर के, आना और जाना। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने दूसरा उदाहरण लिया आपके सामने, मैंने कहा बेटा बोला, जैसे कि बोलेंगे हम सब, एक शब्द बोलेंगे बेटा पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, तो इसका समास विग्रह भी कैसे करेंगे आप, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। केवल आपको उदाहरण पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, उदाहरण समझ के, उदाहरण से ही आपको पेपर में मिलेगा, वैसे आपको परेशान नहीं करेगा एग्जामिनर, ठीक है ना भैया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कपड़ा लत्ता, नंबर 3 कपड़ा लत्ता, तो आप कैसे करेंगे, कपड़ा और लत्ता, कपड़ा और लत्ता। ठीक है बेटा। और नंबर 4 बच्चों मैंने कहा गाना बजाना, तो बच्चों आप कहेंगे गाना और बजाना। ये दोनों आपस में मिलकर बोले जाएंगे, समाहार का बोध करते हैं, है ना भैया, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जैसे मैंने कहा दूध पानी, दूध पानी, नंबर 5वां बोला मैंने दूध पानी। ठीक है बच्चों, तो कैसे कहेंगे आप, दूध और पानी, भाई दोनों का मिलकर के समाहार होता है नहीं होता है, दूध और पानी मिलकर के दोनों एक जैसे हो जाते हैं, है ना, दोनों एक जैसे हो जाते हैं बच्चों, याद रहेगी बात आपको, नहीं बोलो भैया। मैंने कहा जैसे आप साग खाते हैं, साग, तो साग पात, तो साग में बेटा पत्ते भी तो होते हैं, बोलो बच्चों, या साग में पत्ते नहीं होते, तो नंबर 6 हो जाएगा बेटा साग पात, साग पात, तो साग और पात। ठीक है बेटा, ये याद रखना है, वेरी गुड। रोना धोना, बिल्कुल। आगे आता है बच्चों इसका तीसरा ही भेद और होता है एक हमारा, वो होता है बच्चों हमारा वैकल्पिक द्वंद, उसमें कोई एक अलग रहता है उसमें, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों वैकल्पिक द्वंद में, उसमें एक अलग रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है,
कोई एक के ऊपर पूरा बोध करते हैं, कोई भी एक बोल सकते हैं उसमें प्रयोग करने की दृष्टि से। तो बोलेंगे बच्चों वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और बच्चों लिखेंगे इसमें दोनों विरोधी होते हैं, याद रखना दोनों विरोधी होते हैं एक दूसरे के, दोनों विरोधी होते हैं, कोई भी एक अपने आप को वरीयता देनी चाहता है, ठीक है। किसी एक की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, मुख्य भूमिका होती है, ठीक है बच्चों। जैसे इसके उदाहरण जानेंगे आप लोग, इसके उदाहरण में आ जाइएगा। इसके उदाहरण तो बड़े सिंपल समझते ही हैं, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने कहा धरती आसमान, धरती आसमान, तो बेटा इसका विग्रह कैसे करेंगे, धरती या आसमान। बेटा रिया पटेल और से, इसमें ऐसे और से मत बोध करिए, उसमें क्या करेंगे, उसमें दोनों अपने आप में एक अपना अस्तित्व रखते हैं, समाहार में दोनों मिलकर के एक समूह का बोध कराते हैं, और इसमें कोई भी एक अपना बोध कराता है, दो एक दूसरे का दोनों विरोध करते हैं। जैसे धरती आसमान, विलोम मिलता है इसमें ज्यादातर बोध करने के लिए हमें, है ना, बिल्कुल। धरती आसमान, तो आप कैसे बोलेंगे, धरती और आसमान, धरती और आसमान, ठीक है बच्चों। तो एक हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण बच्चों मैंने कहा गंगा यमुना, तो आप कहेंगे गंगा या यमुना, गंगा या, और मत लगे या करिए, गंगा या यमुना, या लगाकर बोध करो, क्योंकि एक का बोध करना है विशेष रूप से, कोई भी एक पर आकर फोकस होता है, ठीक है बच्चों। तो तीसरा उदाहरण लिखेंगे बेटा इंद्र या लोक, जैसे मैंने कहा इंद्रलोक, तो आप कहेंगे इंद्र या लोक, इंद्र या लोक, ठीक है। और प्यारे बच्चों नंबर 4 होता है हमारा राम सीता, तो इसका हम विग्रह कैसे करेंगे, राम या सीता, ठीक है, राम या सीता। ऐसे ही प्यारे बच्चों नंबर 5 मैंने कहा गुरु शिष्य, तो आप क्या बोलेंगे, गुरु या शिष्य, ठीक है। फूल या कांटे, हाँ बिल्कुल बच्चे, ठीक है। तो गुरु या शिष्य, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम कह देंगे फूल या कांटे, ठीक है बच्चों। तो ये छठा उदाहरण। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको याद रखना है, भाई या बहन, चाचा या चाची, ठीक है, इस तरह से आप इसमें डिसाइड करेंगे। और बच्चों जो इसके आगे का भी जो संख्या मैंने बताई है, जो 2 संख्या होती हैं, जैसे 68, 8 और 60, है ना, वो भी बच्चों किस में आएगा, आपका द्वंद्व समास में आएगा। जो द्वंद्व समास का हमारा अभी जो एक ये वाली हेडिंग है, देश या विदेश, बेटा बिल्कुल हो जाएगा, देश या प्रदेश, ठीक है। और बहुव्रीहि समास, तो मैं जो आगे वाली हमारी क्लास होगी उसमें बेटा कम से कम 30 क्वेश्चन मुझे आपको इसके रिवीजन करा देना है, और प्यारे बच्चों जो इसका बचा हुआ भाग है वो भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।